हेलो गाइस, वेलकम बैक। लेट्स कोड विथ एसके। सो हमारा स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल का फर्स्ट जो सेशन था वो ख़त्म हो गया और ये कोर्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लास्ट सेशन में हमने सीखा था रेस्ट एपीआई एंड एक सिंपल सा जावा वैलिडेशंस कि कैसे हम अपने डीटीओ के किसी भी फील्ड पे वैलिडेशंस लगा सकते हैं, और वो वैलिडेशंस वाली एरर हमें शो हो रही थी। और साथ में हमने यूज किया था इंटरनेशनलाइजेशन की मैसेज प्रॉपर्टी कैसे सेट कर सकते हैं, और जो भी हमें वैलिडेशन मैसेज है वो कैसे हम मैसेज डॉट प्रॉपर्टी से पिक कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा था। आज हम इसको एक्सटेंड करेंगे और हम और जावा वैलिडेशंस को और ज़्यादा सीखेंगे, और क्या क्या वैलिडेशंस के लिए एनोटेशंस अवेलेबल है हमारे पास। और उसके साथ हम सीखेंगे सेंट्रल एक्सेप्शन हैंडलिंग की। जो हमारा एक्सेप्शन मैसेज आ रहा था जब हम वैलिड वैल्यू नहीं भेज रहे थे, वो काफ़ी स्टैक ट्रेस वगैरह आ रहा था उसमें। तो हम एक कैसे बेटर एरर मैसेज सेंड कर सकते हैं, और कैसे हमारा जब भी कोई भी एक्सेप्शन आए तो हम कैसे बेटर वे में जो एक जेसन रिस्पॉन्स हम एपीआई में सेंड कर सकें, जो हमारा थोड़ा सेंट्रलाइज हो और थोड़ा डिसिप्लिन में हो। उसके साथ हम सीखेंगे लैम्बॉक। सो लंबॉक का हम कन्फिग्रेशन करेंगे और उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं और लंबॉक का कन्फिग्रेशन करते हैं। अगर आपने लंबॉक के बारे में आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ। सो लंबॉक बेसिकली रन टाइम ऑटो कोड जनरेशन का टूल है, जो आपका क्या करता है कि कुछ एनोटेशंस प्रोवाइड करता है, जिस एनोटेशन के बेस पे आपका काफ़ी सारा कोड है वो एनोटेशन प्रोसेसिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। जैसे सेटर गेटर मेथड, ये सब के लिए आपको कोड नहीं लिखना पड़ता है, केवल एनोटेशंस लगाओ क्लास लेवल पे और आपके सेटर गेटर हैश कोड करना है आपको, या इक्वल्स टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट करना है, कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है, ये सारा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। सो वो डेवलपमेंट पर्पज से स्पीड करने के लिए अपन को लैम्बॉक काफ़ी सारे एनोटेशंस प्रोवाइड कर देता है ऑटो कोड जनरेशन के लिए। सो कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं एसटीएस में। ओके, सो आप एसटीएस का स्क्रीन विजिबल है अभी। ओके, सो गाइज, सो ये हमने लास्ट क्रिएट किया था। तो लास्ट में हमने कैसे जो इंटरफेस बेस हमारा कंट्रोलर का डिज़ाइन है वो हमने किया था। ओके, सो ये वाला डिज़ाइन करके हमने क्या किया था, सबसे पहले इंटरफेस किया था और इंटरफेस के ऊपर हमने हमारा कंट्रोलर क्रिएट किया था। ओके, सो इंटरफेस ड्रिवन कंट्रोलर का अप्रोच अपन ने यूज किया था। सो हमने सबसे पहले एक टेस्ट एपीआई क्रिएट किया था और उसके बाद में एक क्रिएट यूजर एपीआई किया था, जिसमें यूजर में एक फील्ड था और हमने उसके साथ एक एरर मैसेज वहाँ पे हैंडल किया था। सो देखते हैं एरर मैसेज वापस से। सो हमने हमारा ये नॉट ब्लैंक, अभी मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं इसमें। सो उससे पहले हम ये जो मैंने सेटर और गेटर लैम्बॉक के एनोटेशंस लगाए हैं ये कैसे आए, तो लैम्बॉक का सेटअप करते हैं सबसे पहले। सो अगर आपको लैम्बॉक सेटअप के लिए सबसे पहले चाहिए है ये वाला डिपेंडेंसी। सो आपको क्या करना है कि ये लैम्बॉक का डिपेंडेंसी कॉपी करके अपनी पॉम फाइल में डाल देना है, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। और जैसे ही आप ये प्लेस करोगे तो आपको यहाँ मेवन में जैसे ही आप यहाँ एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पे आप यहाँ स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको ये लॉम्बॉक करके मिलेगा। ओके, सो ये आपको लॉम्बॉक करके मिल जाएगा और आपको इस लोकेशन पे जाना है। सो ये चीज़ मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊँगा, बट आपको क्या करना है कि ये जो आपकी लोकेशंस आ रही है लॉम्बॉक की, इस लोकेशन पे जाना है आपको। और इस लोकेशन पे जाने के बाद में आपको ये जार फाइल मिलेगी, और इस जार फाइल पे आप जैसे भी डबल क्लिक करोगे तो एक आपका इंस्टॉलेशन टूल ओपन हो जाएगी उसकी विंडो, और उस विंडो में आपको वो सेलेक्ट करना होगा आपका ये एसटीएस टूल जहाँ पे भी आपने एक्सट्रैक्ट कर रखा है, इसकी ईएक्सी फाइल जहाँ पे भी पड़ी है वो लोकेशन आपको देनी है और इंस्टॉल कर देना है। और जैसे ही आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ये जो आप क्या करना है कि आपको देखना है कि आपके टूल में लैम्बॉक सक्सेसफुली है या नहीं। तो अबाउट स्प्रिंग टूल सूट यहाँ आना है और यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है, और आप देखोगे जैसे ही लैम्बॉक सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे लैम्बॉक V218 ये वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बेसिकली लैम्बॉक इंस्टॉल कैसे होता है, तो उसमें दूसरा कुछ नहीं, आपका जो भी आईडी है, इक्लिप्स है या आपका एसटीएस है, तो जहाँ पे आपकी टूल एक्सट्रैक्ट हो रखी है और टूल की ईएक्सी फाइल है उस लोकेशन पे आपको लंबॉक का जार रखना है। और इक्लिप्स और एसटीएस की जो आईएनआई फाइल है उसमें आपको एक वीएम आर्गूमेंट देना है जिसका नाम रहता है हाइफन जावा एजेंट इक्वल्स टू और आपकी लैम्बॉक जार का पाथ। सो इतना ही करना होता है, और वो करने के बाद जैसे ही आप इसको रीस्टार्ट करते हो तो आपका ये
यहाँ पे आ जाता है। ओके, सो इस तरीके से आपका लॉम्बॉक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो फर्स्ट स्टेप लॉम्बॉक के लिए आपको करना है फॉर्म में डिपेंडेंसी डालना है। सेकंड आपको लॉम्बॉक की जार जहाँ पे भी पड़ी है उस पर डबल क्लिक करना है। तो इंस्टॉलेशन का लिए वो डायरेक्टरी मांगेगा आपका आईडी का डायरेक्टरी दे देना और ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। और मैनुअल इंस्टॉल करना है तो आपकी आईडी इक्लिप्स है या आपका STS है, उसकी INI फाइल में जाना है और उस INI फाइल में VM आर्ग्यूमेंट हाइफन जावा एजेंट इक्वल्स टू लॉम्बॉक जार फाइल का पाथ दे देना है। ओके, सो हम यूज कर रहे हैं लॉम्बॉक 1.18.30 जो सबसे लेटेस्ट है, और जावा 17 के साथ आपको ये यूज करना पड़ेगा, पुराना वर्जन यूज करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ओके ओके, सो अब हम ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करते हैं और हम एक बार देखते हैं कि अभी बिना सेंट्रल एक्सेप्शन हैंडलिंग के हमारा जो API का मैसेज है वो हमें कैसा मिल रहा है। ओके, सो लेट्स गो टू पोस्टमैन। सो अभी हम पोस्टमैन में जाते हैं और पोस्टमैन से हम API हिट करके देखेंगे हमारी। सो यहाँ पे फील्ड का नाम चेंज किया है मैंने, इट इज़ नेम। ओके, सो फील्ड का नाम है वो नेम है और इसको मैं एम्प्टी भेज रहा हूँ। ओके, सो एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं है मेरा, एक बार मैं STS में जाके एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, सो अभी हम एक बार STS में देख लेते हैं कि हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट है नहीं। तो आप देख रहे हो STS में स्टार्टेड अपना स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन। वापस पोस्टमैन में जाते हैं और यहाँ पे हम अभी सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, सो यहाँ पे हमें देखो पूरा ट्रेस मिल रहा है, बेड रिक्वेस्ट आया है, टाइम स्टैम्प आया है और यहाँ पे मेथड आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिड करके एक्सेप्शन आता है। ओके, जब भी जावा वैलिडेशंस फेल होता है आपका तो ये वाला आपको एक्सेप्शन आता है। ओके, और जावा वैलिडेशन कैसे काम करता है तो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया और इसमें एक बार हम वापस जाके देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। सो हम STS में जाते हैं, तो ये हमारा यूजर API है। तो यहाँ पे हमने @वैलिड एनोटेशंस लगा रखा है। अगर आप @वैलिड एनोटेशन आपके API इंटरफेस में नहीं लगाओगे, कंट्रोलर लेवल पे नहीं लगाओगे, तो आपका जो भी वैलिडेशंस है वो वर्क नहीं करेगा। तो पहले आपको वैलिड एनोटेशंस लगाना है, उसके बाद में जो भी फील्ड है उस पर क्या वैलिड कंडीशन है वो लगानी। तो मैंने यहाँ पे वैलिड कंडीशन में लगाया है कि ये जो नाम है नॉट ब्लैंक होना चाहिए और उसके बाद में मिनिमम तो ये रेंज रखिए। तो अपन अब चेक करते हैं, ठीक है, कि ये वाला जो भी आपका है मैसेजेस, ये मैसेजेस प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये जो मैसेजेस हैं ये हम मैसेज डॉट प्रॉपर्टी से लेके आ रहे हैं, उसके लिए हमने कुछ भी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा उसमें क्योंकि हमने केवल यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशंस डॉट यामल फाइल है तो उसमें हमने ये स्प्रिंग डॉट मैसेजेस डॉट बेस नेम में मैसेजेस और ये वाली प्रॉपर्टी डाली है जिससे हमारा स्प्रिंग का I18 काम करता है, जो एक्सेप्ट लैंग्वेज हेडर है उसके थ्रू आपका कौन सा मैसेज प्रॉपर्टी लोड करना है उसके ऊपर काम करता है। सो अब हम यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं ये वाले मैसेजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो वापस चलते हैं पोस्टमैन में और हमें क्या मैसेज मिल रहा है वो हम देखते हैं। तो अभी देख रहे हैं हम पोस्ट में, अभी हमने सेंट्रल एक्सेप्शन हैंडलिंग इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो इतना रोज सा मैसेज आ रहा है। और यहाँ नीचे जाके आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एरर मैसेज आ रहा है, नेम मस्ट बी मिनिमम 4 कैर और मैक्सिमम 100 कैर। ओके, सो नेम है उसकी वैल्यू आपकी इस तरीके से होना चाहिए और दूसरा ना आ रहा है नेम इज़ मैंडेटरी। तो हमारी दो एरर है कि नाम मैंडेटरी भी होना चाहिए, दो एरर आ रही है हमारी, ठीक है, क्योंकि हमने दो एनोटेशंस लगा रखे थे वहाँ पे, एक तो नॉट एम्प्टी का और दूसरा मिनिमम रेंज का। ओके, सो अब हम जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, इसको AP टाइप कर देते हैं। सो मैक्स CB टाइप कर देते हैं। मैं तो अपना क्या है नेम पे वैलिडेशन लगा रखा है साइज का हमने, तो साइज एनोटेशंस क्या करता है वो चेक करता है जो फील्ड की वैल्यू है जावा वैलिडेशन में वो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम 4 लगाया था हमने और मैक्सिमम लगाया था 100।
सो लेट्स सी, अभी एक एनोटेशंस फेल होगा, दूसरा नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो अभी एक ही मैसेज आ रहा है। पहले आ रहा था मैंडेटरी, नेम इज़ मैंडेटरी, और दूसरा आ रहा था रेंज का। तो अभी केवल एक आ रहा है, मिनिमम 4 कैर और मैक्सिमम 100 कैर का हो सकता है यूज़र का नाम। ओके, और जैसे ही मैं इसको 4 कैर कर देता हूँ, ABCD, तो आपका सारे वैलिडेशंस पास हो जाएंगे और आपका ये जो रिटर्न में हमने भेजा है वो यूजर ऑब्जेक्ट वो वापस आ गया। ओके, सो हमने जावा एक्स वैलिडेशंस में 2 एनोटेशन सीख लिए, एम्प्टी और दूसरा हमने सीखा है साइज वाला। ओके, तो इस तरीके से आप आपका जो भी कंटेंट है उसको वैलिडेट कर सकते हो। और इसमें हमें एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि अभी जो एक्सेप्शन आ रही है वो हमारी यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी गंदी सी आ रही है। तो हम कैसे एक्सेप्शन को अच्छा फॉर्मेट में भेज सकते हैं और स्प्रिंग में कैसे हम केवल एक ही प्लेस पे सारी एक्सेप्शन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो सीखना है हमें नेक्स्ट। सो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब भी आपकी वैलिडेशंस की एरर आती है वैलिडेशन की, तो आपका आता है मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखनी है। ओके, सो अब वापस हम STS में चलते हैं। ओके, सो लेट्स गो। सो ये हमारा STS स्क्रीन है और लैम्बॉक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था हमने। तो अब थोड़ा सा लैम्बॉक के बारे में देख लेते हैं कि जब लैम्बॉक आपका रेडी हो जाता है। तो अभी जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये वाली क्लास है, इस पे मैंने 2 एनोटेशंस लगा रखे हैं, सेटर और गेटर। सो सेटर और गेटर क्या काम करते हैं, तो वो आपकी इस क्लास में एडिशनली कोड जनरेट करके रखते हैं। तो वो कैसे जनरेट करके रखते हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये आपकी यूजर क्लास है। ओके, और हम आते हैं कंट्रोलर में। तो मैंने वहाँ पे कोई गेटर सेटर नहीं क्रिएट किया है यूजर क्लास के अंदर, आप देख सकते हो। बट जैसे ही मैं यहाँ पे यूज़र डॉट क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो ये यहाँ पे सेटर और गेटर ये दोनों मेथड आ रहे हैं। सो ये मेथड कहाँ से आ रहे हैं, इसके अंदर आप जाके देखोगे तो ये यहाँ पे सेटर और इस गेटर एनोटेशंस के ऊपर जा रहा है। तो ये ऑटो जनरेटेड कोड है जो हमारा ये यूजर क्लास के साथ अपेंड हो रहा है। ओके, सो ये सेटर गेटर एनोटेशंस की वजह से आपका ये लैम्बॉक है जो कोड को आपको परमिशन देता है कि आपको ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़े। ओके, और लैम्बॉक के क्या एनोटेशंस है तो वो हम अभी देख लेते हैं, फिर सेंट्रल एक्सेप्शन के ऊपर जाते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे। इसके साथ हम दूसरा एनोटेशन है, अगर हमें क्या चाहिए कि हमें गेटर सेटर ऑटोमेटिक जनरेट करना है और हम चाहते हैं रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है वो हमारा जनरेट हो जाए, तो उसके लिए हम एक एनोटेशंस है डेटा एनोटेशंस। तो जैसे ही मैं डेटा एनोटेशंस यूज करूँगा, ओके, अभी मुझे सेटर गेटर की ज़रूरत नहीं है। ओके, और अब मैं यहाँ जाके जैसे ही देखता हूँ यूज़र डॉट, तो क्या क्या मेथड आ रहे हैं आप देखोगे यहाँ पे इक्वल्स मेथड आ रहा है, ठीक है, और उसके साथ हैश कोड मेथड है, ये हमारा क्रिएट यूजर का आ रहा है, पहले ऑब्जेक्ट क्लास का आ रहा था ये, अभी ये क्रिएट क्लास का, गेट नेम आ गया, सेट नेम आ गया। ओके, इस तरीके से आप लैम्बॉक का यूज कर सकते हैं। लैम्बॉक में इतना ही। ज़्यादा उसके एनोटेशंस आप आराम से पढ़ सकते हो लैम्बॉक का सेटअप, और मोस्टली हम कोड मिनिमम कोड लिखने के लिए लैम्बॉक का यूज करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं हमारी सेंट्रल एक्सेप्शन हैंडलिंग पे। ये वाला टॉपिक थोड़ा ध्यान से देखना, सेंट्रल एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं कि हम एक ही प्लेस पे किस तरीके से स्प्रिंग बूट में एक्सेप्शन। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेंट्रल एक्सेप्शन हैंडलिंग करने से पहले हमें चाहिए हमारा एक एरर DTO क्लास, कि जब भी एरर आए तभी आप स्प्रिंग बूट में देख रहे हो कि ये वाला जेसन्स आता है, इसमें टाइम स्टैम्प, स्टेटस, एरर, ट्रेस, इतनी सारी चीज़ें आ रही है। हमें क्या चाहिए, हम केवल टाइम स्टैम्प लेके आएंगे, स्टेटस कोड लेके आएंगे, और थोड़ा बहुत एरर मैसेज लेके आएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं चाहिए, और एरर डिटेल्स चाहिए तो उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शंस होगा, ठीक है। तो हम केवल 4 फील्ड हमारे लिए चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो एक हम DTO क्रिएट करते हैं जिसमें ये 4 फील्ड हो। ओके, सो
एक बार पोस्टमैन में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी जो स्प्रिंग का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन आता है उसमें देखो टाइम स्टैम्प, स्टेटस कोस, एरर, ट्रेस, इतने सारे फील्ड आ रहे हैं, बहुत सारे। तो ये थोड़ा रो सा लग रहा है, तो हम इसको एक नया एरर डीटीओ बना के नए फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पे जो भी हमें ज़रूरी फील्ड है उतने फील्ड ही हम यूज करेंगे। ओके, सो अगेन वापस जाते हैं एसटीएस के अंदर और क्रिएट करते हैं हमारा एरर डीटीओ। डीटीओ के अंदर हम एक क्लास क्रिएट करते हैं नया, और इसका नाम देते हैं, पैकेज का नाम एरर। ओके, सो ये एक एरर डीटीओ हमने नया क्रिएट किया। ओके, सो अभी बेसिकली मैंने सेशंस के लिए ऑलरेडी कोड है वो लिख के रखा है, तो मैं ज़्यादा लेट नहीं हूँ इसलिए उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सो जो फील्ड हमें चाहिए वो फील्ड मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सो ये स्प्रिंग HTTP स्टेटस कोड, और ये जेसन फॉर्मेट हमने यूज किया, क्योंकि आप पहले का जो टाइम स्टैम्प देखोगे, अगर पोस्टमैन में जाके हम देख रहे हैं कि जब स्प्रिंग का डिफ़ॉल्ट एरर आता है तो वहाँ पे टाइम स्टैम्प कैसा दिखता है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये इस तरीके का आपको टाइम और डेट है इस फॉर्मेट में मिलता है। तो वो हमें थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए, इसलिए हमने वहाँ पे जेसन डेट फॉर्मेट और एनोटेशंस यूज किया है। तो जो हम वहाँ पे फॉर्मेट देंगे उसी फॉर्मेट में आपका टाइम और डेट हो जाएगा। ओके, सो अगेन वापस चलते हैं एसटीएस में। सो यहाँ पे हमने YYMMDT एंड आवर्स, मिनट्स एंड एशिया कोलकाता ये दे दिया है, और ये जावा का टाइम डेट आ गया, और दोनों स्ट्रिंग्स है। और अब हम यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे @ डेटा लैम्बॉक का जो भी ज़रूरी मेथड्स चाहिए हमें वो जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और अदरवाइज हम यहाँ पे सेटर गेटर चाहिए तो हमें ओनली सेटर गेटर यूज कर सकते हैं। सो केवल सेटर गेटर यहाँ पे मैं यूज करूँगा। ओके, और उसके साथ मुझे एक चाहिए नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। सो ये नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेते हैं, और एक मुझे चाहिए आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर, बट वो कंस्ट्रक्टर मैं खुद क्रिएट करूँगा। ओके, सो बेसिकली वो हमें चाहिए क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमें सारे फील्ड है वो ऑल आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए हमें। हम ऑलरेडी मैंने एक लिख रखा है वो, इसलिए टाइम स्टैम्प है वो हमेशा हम यहाँ से नाउ से स्टार्ट करेंगे। जब भी ये एरर थ्रो हो रही है तो उस टाइम क्या टाइम स्टैम्प है वो, ये जब भी कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमने हमारा एरर डीटीओ बना दिया, स्टेटस HTTP स्टेटस, टाइम स्टैम्प, मैसेज और थोड़ी बहुत डिटेल्स। तो ये फील्ड रहेंगे हमारे, और जहाँ पे भी हम थ्रो करेंगे सेंट्रल वहाँ से हम यहाँ पे स्टेटस पास करेंगे, मैसेज पास करेंगे और डिटेल्स पास करेंगे, और जो टाइम है वो हमारा यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा कंस्ट्रक्टर में। और गेटर सेटर मेथड ऐसा है हमारे ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, सो फॉर्मेट हो गया है कोड हमारा। अब हम हमारा जनरेट करते हैं सेंट्रल एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्लास। सो सबसे पहले हम पैकेज डिक्लेयर करते हैं। सो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। सो config डॉट एक्सेप्शन
ओके। और अब हम यहाँ पे हमारा क्लास लेके आ जाते हैं एक्सेप्शन हैंडलर। सो ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलर रहेगा क्लास, और ये इसके लिए हमने पैकेज बनाया है इसके कॉन्फ़िग एक्सेप्शन। ओके, सो यहाँ पे हम एक्सेप्शन कॉन्फ़िग करेंगे। अब मैंने ऑलरेडी इसके लिए कोड लिख रखा है, तो वो मैं अभी लेके आ जाता हूँ। ओके, सो ट्यूटोरियल में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर कर रखा था। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये हो गया। सो अभी देखते हैं इसमें क्या है। ओके, सो हमने एक क्लास क्रिएट किया है एक्सेप्शन हैंडलर। ओके, एंड हमने यहाँ पे उसको एक एनोटेशंस दिया है रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। अगर रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस एनोटेशंस नहीं देंगे तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा, वो मैं अभी आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो ये स्प्रिंग एस्पेक्ट का एक एनोटेशंस है। ओके, रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस ये आपको प्रोवाइड करता है सेंट्रल एक्सेप्शन के लिए कि कोई भी एक्सेप्शन आएगी उससे पहले आपका ये वाला रेस्ट कंट्रोलर से रिलेटेड जब भी, तो ये आपका वर्क करेगा। ओके, और उसके बाद में हमने एक्सटेंड किया है रेस्पॉन्स एंटिटी एक्सेप्शन। सो ये स्प्रिंग बूट की ऑलरेडी मेंटेन्ड क्लास है। ओके, सो इसमें ऑलरेडी बहुत सारी एक्सेप्शंस हैंडलिंग के ऊपर एब्स्ट्रैक्शंस बने हुए हैं। हम उसमें से किसी भी मेथड को एक्सटेंड करके इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन लिखा है सबसे पहले, जो मैंने बताई थी जब भी कोई वैलिडेशंस की एरर आती है तो हमारी कौन सी एक्सेप्शन आती है, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे हमने इसको ओवरराइड किया है रेस्पॉन्स एंटिटी क्लास से, और इसके 4 आर्ग्यूमेंट्स है। ये तो एक्सेप्शन खुद है, देन हेडर्स क्या क्या है, स्टेटस क्या है, और वेब रिक्वेस्ट से रिलेटेड फील्ड। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो मेथड नॉट वैलिड एक्सेप्शन क्लास है इसके अंदर से हम सारी एरर्स निकालते हैं। तो उसके लिए इसमें एक मेथड है एक्सेप्शंस डॉट गेट बाइंड रिजल्ट और गेट फील्ड एरर्स। सो सारी फील्ड्स एरर लिस्ट में हमें मिल जाएगी, और फिर हमने यहाँ पे स्ट्रीम का यूज करके सारी एरर्स को की और वैल्यू में अरेंज कर लिया। की फॉर एवरी फील्ड, हर एक फील्ड, और उसके फील्ड के अगेंस्ट हमने 2 एनोटेशंस यूज किए हैं, 3 एनोटेशंस यूज किए हैं, तो उतनी यूनिक एरर्स रहेगी। ओके, इस तरीके से या इसी तरीके से हमारा रहेगा एरर्स। ओके, सो फिर हम हमारा DTO है। सो अब हमारा हम एरर DTO क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ से ये एरर में डाल के थ्रो कर रहे हैं। सो ये बेसिकली हमें यहाँ पे डायरेक्ट भी क्रिएट करके पास कर सकता हूँ, बट थोड़ा कोड विजिबिलिटी के लिए इस तरीके से क्रिएट किया है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एरर पास कर रहे हैं, एरर कोड स्टेटस कोड पास कर रहे हैं, बैड रिक्वेस्ट। फिर हम यहाँ पे मैसेज डाल रहे हैं। ठीक है, सो मैसेज हमने डाला है, वैलिडेशंस की एरर आई है, और फिर ये जो भी जितनी भी एरर्स आई है वो सारी एरर्स को हमने यहाँ पे थोड़ा पैटर्नाइज करके, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके एरर मैसेज को थोड़ा क्या बोल सकते हैं, बेटर वे में ब्यूटीफाई करके यहाँ पे पास कर दिया है टू स्ट्रिंग करके। सो अब हम देखते हैं कि अब जब हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं तो अब हमारी एरर किस फॉर्मेट में आती है। तो चलते हैं वापस पोस्टमैन में और देखते हैं अभी क्या डिफरेंस आता है हमारी एरर के अंदर। ओके, ओके, सो ये हमारा पोस्टमैन है। तो अभी देख रहे थे कि एक एरर आ रही है यहाँ पे। ओके, मिनिमम 100 कर, और इस तरीके से पूरा मैसेज आ रहा था। ठीक है, देन सेंट्रल एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद देखेंगे आप, देखो कितना सिंपल सा ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है। आप भी बताइएगा सेंट्रल एक्सेप्शन हैंडलिंग से हमको कितना बेनिफिट हो गया। तो यहाँ पे HTTP स्टेटस आ गया आपका, बैड रिक्वेस्ट, वैलिडेशंस का एरर है, और नेम फील्ड है उसके लिए एरर आया है, उसमें ये प्रॉब्लम है। अब नेम फील्ड को हम एम्प्टी कर देते हैं, और फिर देखते हैं अब कॉमा सेपरेटेड हमें 2 मिलेंगे। नेम फील्ड की एरर है, फर्स्ट एरर है नेम इज़ मैंडेटरी, दूसरी एरर है नेम फील्ड की ये वाली। तो वो जो हमने मैप बनाया था वो ये वाला मैप है हमारा, उसमें की ये रहेगी, और जो सेट ऑफ वैल्यूज़ है यूनिक एरर्स वो ये हमारी इस तरीके से आ जाएगी। ओके, सो ये हो गया हमारा सेंट्रल एक्सेप्शन हैंडलिंग। और अभी हमने सेंट्रल एक्सेप्शन हैंडलिंग में केवल एक ही एक्सेप्शन हैंडल की है, और अब मैं आपको बताऊंगा अगर और भी कोई आपकी एप्लीकेशन से एरर आती है तो उसको आप किस तरीके से सेंट्रल एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज कर सकते हो। ओके, सो
लेट्स अगेन गो टू STS। ओके, सो अब हम कुछ एरर हैंडल करेंगे। सो सबसे कॉमन एरर हमारी रहती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और उसके बाद में इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। ओके, सो ये करने के लिए हमने कोड लिख रखा है, तो वो मैं यहाँ पे पेस्ट करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो अभी जो एक्सेप्शंस ऑलरेडी हमारी रेस्पॉन्स एंटिटी से आ रही है उसको हम इस तरीके से ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, और जो एक्सेप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो अगर वो हमें कोई मैनुअल हमारी एक्सेप्शन हैंडल करनी है, आप कोई अपनी कस्टमाइज एक्सेप्शन हैंडल करना चाहते हो, तो आपको इस तरीके से मेथड बनाना पड़ेगा। नया थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन ऐसे ही, और यहाँ पे बस आपके एक्सेप्शन का नाम देना पड़ेगा। तो वो एक्सेप्शन जब भी आएगी तो ये आपका मेथड ट्रिगर हो जाएगा। उसके लिए आपको ये एनोटेशंस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलर करके। ओके, और एक्सेप्शन हैंडलर में आपको आपकी एक्सेप्शन का डॉट क्लास पास करना पड़ेगा। ओके, सो ये यहाँ पे मैंने इस क्लास का नाम भी यही यूज कर लिया है, इसलिए यहाँ पे ये पूरा इस तरीके से आया है। ओके, ये इस तरीके से कर लेते हैं इसको भी। ओके, सो हमारी क्लास का नाम भी एक्सेप्शन हैंडलर है, और ये एनोटेशन का नाम भी एक्सेप्शन हैंडलर हो रहा था, तो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी आ रही थी, तो इसको इस तरीके से कर लो, या हम हमारी कैस्ट का क्लास का नाम रेस्ट एक्सेप्शन हैंडलर रख सकते हैं ताकि ये वाली प्रॉब्लम नहीं आए। तो आई थिंक हम हमारी क्लास का नाम ही वापस मॉडिफाई कर लेते हैं, रिफैक्टर कर लेते हैं एक बार, रिफैक्टर रीनेम, और इसको थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आए ये कर देते हैं। ओके, सो अब हमें यहाँ पे ये यूज नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं स्प्रिंग से। ओके, सो एट द रेट एक्सेप्शन हैंडलर जो स्प्रिंग का एनोटेशन है, ये यूज करके हम कोई भी दूसरी एक्सेप्शन है उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलर बना रखते हैं। जैसे ही नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी तो हम हमेशा यहाँ पे भेजेंगे इंटरनल सर्वर एरर, और ये एरर और वो एक्सेप्शन से रिलेटेड मैसेज पूरा हम यहाँ पे पास कर देंगे, और आप लॉगर वगैरह यूज करके यहाँ पे इसको लॉग भी कर सकते हो। ऐसे इलीगल आर्ग्यूमेंट है तो आर्ग्यूमेंट नॉट करेक्ट ऐसा करके बैड रिक्वेस्ट डाल देंगे। ओके, और भी जो भी सारी एक्सेप्शन है हम धीरे धीरे जैसे प्रोजेक्ट ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे एक्सटेंड करेंगे, कोर्स आगे बढ़ेगा, वैसे हम परसिस्टेंट हाइबरनेट से रिलेटेड एक्सेप्शन एक जगह कैसे हैंडल कर सकते हैं, और कस्टम एक्सेप्शन क्लास जो हमने खुद की कोई एक्सेप्शन क्लास वैलिडेशन क्लास बनाई उसके लिए कैसे यहाँ पे एक ही जगह पे एक्सेप्शन ब्यूटीफाई करके हैंडल कर सकते हैं, और जो भी यूजर लॉगिन करेगा उससे रिलेटेड जो भी फॉरबिडन है, एक्सेस डिनाइड है, वो सारी एक्सेप्शन भी हम यहाँ पे ब्यूटीफाई करके हैंडल करेंगे ताकि यूजर को बहुत बड़ा स्टैक ट्रेस नहीं दिखे। ओके, सो यूजर के कंसोल से हम स्टैक ट्रेस हटा देंगे ताकि हमारा एक फॉर्मेटेड जो जितनी भी एपीआई है उसमें जब भी एरर आएगी तो एक फॉर्मेटेड एरर जाएगी, अलग अलग फील्ड नहीं जाएंगे। ओके, सो ये हो गया आपका सेंट्रल एक्सेप्शन हैंडलिंग। होप ये टॉपिक अच्छा लगा है तो कमेंट में बताना। ओके, वो बस मोटिवेट करता है जैसे ही कुछ कमेंट आते हैं तो। ओके, सो ये हो गया हमारा। अब हम वापस चलते हैं हमारा टॉपिक जो जावा एक्स वैलिडेशन है उसको हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, और अभी हमने यहाँ पे यूजर क्लास पे केवल 2 जावा एक्स वैलिडेशन के देखे थे। अब हम यूजर क्लास को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, और यहाँ पे हम यूजर क्लास में अब काफ़ी सारे वैलिडेशंस ऐड करेंगे। ओके, सो कुछ एक्स्ट्रा वैलिडेशंस चाहिए हमें ताकि हम कहीं पे कस्टम वैलिडेशंस क्रिएट करना है हमें। ठीक है, तो हम थोड़े ज़्यादा फील्ड ऐड करेंगे यहाँ पे। सो
ओके। सो ये रोल वाला जो फील्ड है इसको हम करते हैं। इसके लिए हमें पहले रोल का एक एनोटेशंस क्रिएट करना होगा और फिर हम एक हमारा कस्टम एनोटेशंस करेंगे @valid roles, जो ये चेक करेगा जो रोल्स की वैल्यू आ रही है वो वैलिड है या नहीं है। जब यूजर का रोल है जो यूजर क्रिएट होगा, तो अब हमने यूजर ऑब्जेक्ट को थोड़ा एक्सटेंड किया है क्रिएट यूजर को, उसमें क्या क्या फील्ड ऐड किया है वो देख लेते हैं पहले हम। ठीक है, सो हमने नेम फील्ड था ही हमारा, ईमेल फील्ड ऐड किया है, तो ईमेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए और ईमेल के रेजिक्स को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि जो ईमेल का रेजिक्स है ये बेसिकली यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, कि अगर ये रेजिक्स ईमेल एनोटेशंस में हम रेजिक्स दे सकते हैं। ओके, सो ये हमें बेनिफिट मिलता है कि अगर रेजिक्स दे दिया तो वो चेक करेगा कि ईमेल फॉर्मेट है। कोई दूसरे फील्ड के लिए भी आप रेजिक्स दे सकते हो। ओके, जब भी आप वैलिडेशन करते हो, नॉट ब्लैंक, अब साइज इस तरीके से, और फिर पासवर्ड, अगेन पासवर्ड के लिए साइज, और ये, और अभी रेजिक्स नहीं यूज किया है पासवर्ड के लिए हमने कोई भी। ओके, और फिर ये हमारा वैलिड रोल्स। तो सबसे पहले वैलिड रोल पे आते हैं। ओके, और उसके लिए हमें एक यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा इनम। सो रोल्स है वो हमारा इनम टाइप का रहेगा। सो हम यहाँ पे एक इनम क्रिएट करते हैं रोल्स, जिसमें दो वैल्यूज़ रहेगी, एडमिन और यूजर। ओके, सो एडमिन एंड यूजर। सो जो भी यूजर है उसका दो रोल रहेगा, जो भी एप्लीकेशन में यूजर क्रिएट होगा। ओके, सो जो भी क्रिएट यूजर की एपीआई है उससे हमें दो टाइप के यूजर्स रहेंगे हमारी एप्लीकेशन में। एक तो यूजर रहेगा नॉर्मल जो यूजर परमिशंस रहेगी, और एक एडमिन टाइप का यूजर रहेगा। ओके, सो वापस क्रिएट यूजर पे जाते हैं हम, और उससे पहले हम क्रिएट यूजर पे चलते हैं वापस, और यहाँ पे हम ये वाला जो है एनोटेशंस इसको वापस ओपन करते हैं। ओके, ओके। सो @valids roles है, ये हमारा कस्टम एनोटेशंस है, इसलिए इसकी एरर आ रही है, क्योंकि ये एनोटेशंस अभी इसको मिलेगा नहीं। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे एरर आ रही है, ये बोल रहा है क्रिएट एनोटेशंस, तो ये एनोटेशंस अभी आपका अवेलेबल नहीं है। तो अब हम ये वाला एनोटेशंस क्रिएट करेंगे। ओके, सो वैलिड रोल्स, तो अब हम कैसे हमारा खुद का वैलिडेशंस का एनोटेशंस क्रिएट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो ये सारे एनोटेशंस तो आपने हो गए वैलिडेशंस के। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है वो हमारा कस्टम रहेगा, और वो हम इनम टाइप पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सिंपल की जगह थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहे। कि ये मेरा जो रोल है ये एडमिन या यूजर दो ही अलाउड है। कोई भी यूजर रोल की वैल्यू अगर कुछ और पास करता है तो उसको वैलिडेशंस की एरर आनी चाहिए। यहाँ पे मैं कोई खुद का लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ एल्स इफ कंडीशन। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टैंडर्ड जो जावा एक्स वैलिडेशन है उसके थ्रू ही रोल की वैल्यू हैंडल हो जाए। तो ये वैलिड रोल्स करके हम एक जो हमारा एनोटेशंस है वो क्रिएट करेंगे। ओके, सो इसको हम क्रिएट एनोटेशंस में जाते हैं, और यहाँ पे हमें किस पैकेज में ये क्रिएट करना है वो हमें देना है, कि हम हमारा जो भी वैलिड रोल्स है वो एनोटेशंस कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। सो हम ये स्पेसिफिक लोकेशन पे क्रिएट करते हैं, थोड़ा पैकेजिंग सही कर लेते हैं इसके लिए। तो ये वैलिडेशन से रिलेटेड है, तो हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे वैलिडेशन, और उसके अंदर हम रोल करके ये फिनिश। ओके, और इस तरीके से @इंटरफेस ये आपका एक एनोटेशंस क्रिएट हो गया। बट अब ये एनोटेशंस है वो जावा एक्स वैलिडेशन की तरह बिहेव करे, इसलिए हमें कुछ जावा एक्स की जो स्ट्रक्चर है वो डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करूँगा और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ओके,
ओके। सो ये जावा लैंग एनोटेशन एलिमेंट टाइप स्टार, यहाँ से ये सारे जो भी टारगेट टाइप हमारा एनोटेशंस का है वो मेथड फील्ड है कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर टाइप यूजेज, और उसके बाद रिटेंशन पॉलिसी क्या है हमारी, रन टाइम की है, डॉक्यूमेंटेड। अब आपको जो फोकस करना है यहाँ पे आना है हमारा, ठीक है, वैलिडेशन। इसमें हमारा क्या क्या फील्ड रहेगा, एक एनी ऑफ रहेगा, एक मैसेज रहेगा, ओके। और ये जो बेसिकली ये जो एट द रेट कॉन्स्ट्रैक्ट है ये आपका जावा एक्स वैलिडेशन का एनोटेशन है। जैसे ही ये अप्लाई करोगे तो आपको ये सारे फील्ड यहाँ पे डालने ही पड़ेंगे, ओके। सो एट द रेट कॉन्स्टेंट एनोटेशन यूज करने के बाद में आपका जो भी बेसिकली एनोटेशंस का डेफिनेशन है उसके अंदर आपको ये सारे फील्ड डालने पड़ेंगे। तो ये किस पे अप्लाई हो रहा है, ये पहला फील्ड है कि हमारा रोल पे अप्लाई हो रहा है, तो ये रोल के टाइप का रहेगा कि रोल की क्या क्या वैल्यू रह सकती है। और यहाँ पे आपको मैसेज क्या रहेगा, मैसेज फील्ड की वैल्यू जो आप मैसेज प्रॉपर्टी से या डायरेक्ट स्ट्रिंग में असाइन कर सकते हो। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कि अगर नहीं है तो ऐसे ही ग्रुप्स और पेलोड से रिलेटेड फील्ड है, इसको अभी आप इग्नोर करना। और इस तरीके से अभी ये हो गया। अब इसका हमें इम्प्लीमेंटेशंस क्रिएट करना पड़ेगा कि ये लॉजिक कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, इसको हम इसी पैकेज के अंदर क्रिएट कर लेते हैं, ओके। और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ उसके बाद में भी यहाँ पे एक एरर आ रही है, कांट मैच क्लास इनम, सो एक्सटेंड कांस्टेंट वैलिडेटर। तो ये कांस्टेंट इनम में आप वही क्लास डॉट क्लास पास कर सकते हो जो आपका कांस्टेंट जो वैलिडेटर है उसको एक्सटेंड करता हो, ओके। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं एक्सटेंड्स, ओके। सो यहाँ पे इतनी सारी क्लासेस आ रही है, हमको कौन सी यूज करनी है, तो हमें यूज करनी है कांस्टेंट वैलिडेटर। और बेसिकली सॉरी उसको इम्प्लीमेंट करना है। कांस्टेंट वैलिडेटर एक एनोटेशन है, सो बाय मिस्टेक गड़बड़ हो गया, ओके। सो हमें इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे कांस्टेंट वैलिडेटर, और ये एक जेनेरिक है, ओके, जकार्ता वैलिडेशन। सो यहाँ पे हमारा आएगा एनोटेशंस, जिस एनोटेशंस के लिए हम बना रहे हैं तो उसका नाम है हमारा वैलिड रोल्स, ओके। और दूसरा यहाँ पे हमारी उसकी वैल्यू, ठीक है। सो उसकी वैल्यूज़ क्या रहने वाली है, तो रोल्स टाइप की जो हमारा इनम है। तो ये इनम वैलिडेटर एनोटेशन हो गया। और दूसरा हमारा टाइप की किसके लिए बना रहे हो, तो ये रोल्स करके हमारा इनम है उसके लिए बना रहे हैं। अब इसके कुछ मेथड्स हैं अनइम्प्लीमेंटेड, उन मेथड्स को हमें बनाना है। इस वैलिड मेथड से ये कब वैलिड है, तो इसके लिए लॉजिक लिखना है हमें कि किस तरीके से वैल्यू इससे मैच करनी चाहिए, वो लॉजिक हमें लिखना है कि जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू ये रोल से मैच करनी चाहिए। तो उसका लॉजिक मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है, एंड लेट मी कॉपी पेस्ट, ओके। सो हमने यहाँ पे दो मेथड्स यूज किए हैं, यहाँ पे एक एरेज इंपोर्ट कर लेते हैं हम। सो सबसे पहले एरे है ये हमारा कि कितने रोल्स है, वो सारे रोल्स की वैल्यू, और कांस्टेंट डॉट एनी ऑफ। सो ये कांस्टेंट मतलब ये वैलिड रोल्स है, इसमें एनी ऑफ मेथड्स है वो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो एनी ऑफ की वैल्यू है वो आपकी आएगी जब हम इस एनोटेशंस को यूज करेंगे, वहाँ पे जो कॉमा सेपरेटेड पास करेंगे तो वो सारी जाके यहाँ पे इस एरे को असाइन हो जाएगी। तो इसमें हम ये डिफाइन करेंगे कि जब भी हम ये एनोटेशंस को यूज करेंगे तो इसमें जो जो वैल्यू है वो वैल्यू अलाउड है, ओके। और फिर ये इज वैलिड रोल है, इसका हमने लॉजिक लिखा है कि ये जो हमारा रोल है, ये रोल फील्ड हमारा जो इनम है वो आएगा जो यूजर पास करेगा, ओके। एंड देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो हमारा एरे वाला है उसमें ये वैल्यू कंटेंट्स करती है या नहीं, नल नहीं होना चाहिए और ये कंटेंट्स होना चाहिए, तो हमारा वैलिड है, ओके।
सो इस तरीके से हम ये डिफाइन कर लिया है हमने। तो अब हम चलते हैं यूजर ऑब्जेक्ट में, और ये यहाँ पे हमारी एरर्स चली गई है सारी। ओके, ये आपका ऑलरेडी पिक हो गया है। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। इसको हम हटा देते हैं। क्लास को सेव नहीं किया था। ओके, सो ये वैलिड रोल एनोटेशंस हो गया हमारा क्रिएट। और यहाँ एनी ऑफ जो फील्ड था हमने, इसमें हमने ये चीज़ पास की है कि कौन सा रोल होना चाहिए। एनी ऑफ मतलब इन दोनों में से कौन सा। ये एनी ऑफ हमने जब ये एनोटेशंस क्रिएट किया तो उसमें पास किया, बनाया था फील्ड, और ये रोल्स। तो ये हमारा कस्टम फील्ड है इसके अंदर, और मैसेज डिफ़ॉल्ट जावा जो एनोटेशंस को फॉलो करना। और हमने यहाँ किया है एडमिन और यूजर, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। ओके, तो ये सारा हमारा कस्टम वैलिडेशंस हो गया। अब हम एक बार पोस्टमैन में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अब हमें कितनी सारी एरर्स आती है। तो ये देखो, पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड इज़ मैंडेटरी, नेम इज़ मैंडेटरी, ईमेल इज़ मैंडेटरी एंड यूज़र नेम इज़ मैंडेटरी। अब रोल इज़ नॉट मैंडेटरी। ओके, सो ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो काफ़ी जगह हम ये चेक लगाएंगे, अगर रोल की वैल्यू नहीं आती है तो बाय डिफ़ॉल्ट एज ए यूजर क्रिएट होगा। ठीक है, इसलिए हमने जब एनोटेशन क्रिएट, सॉरी पोस्टमैन में चलते हैं हम एक बार बाय मिस्टेक। ओके, सो ये हमने पोस्टमैन से एपीआई कॉल की क्रिएट यूजर, और केवल नेम की वैल्यू ब्लैंक भेजी और कोई फील्ड नहीं भेजा। तो यहाँ पे पासवर्ड भी एरर आ रही है, रोल मस्ट नॉट बी नल आ रहा है, नेम फील्ड की एरर आ रही है, यूजर नेम, इतनी सारी एरर आ रही है। ठीक है, तो अभी हमने जो एनोटेशंस क्रिएट किया था उसमें नल का चेक नहीं लगाया था, बट हमने क्या किया था कि जो एट द रेट एनोटेशंस यूज किया था, एट द रेट नॉट नल करके रोल के ऊपर, उसकी वजह से यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, जबकि हमारा जो एनोटेशंस है कस्टम उसका मैसेज ये नहीं है। ठीक है, उसमें हमने नल अलाउड किया था। अब हम सारी फील्ड की वैल्यू अप्लाई करते हैं और वन बाय वन चेक करते हैं। इसका नेम का वैल्यू ठीक कर लिया हमने। सेकंड फील्ड हमें यूज करना है रोल। ओके, सो हम यहाँ पे रोल फील्ड पास कर देते हैं। ओके, अब भी रोल हमारा ये नहीं है, और हम यहाँ पे कुछ ABCD रोल पास करते हैं तो ये हमें एरर देगा। ओके, सो ये हमें बोल रहा है फेल टू रीड रिक्वेस्ट। ओके, सो ऐसा कोई फील्ड नहीं है इसलिए एरर आ रही है। रोल्स नाम से था फील्ड हमारा। ओके, सो roles must not be null, like 1 second, admin, ओके। सो रोल की वैल्यू सही हो रही है, यहाँ पे रोल की वैल्यू सही से हम पास कर रहे हैं, बट रोल की वैल्यू अदर देन कुछ पास कर रहे हैं। तो बिकॉज ये इनम टाइप का है, और इसलिए वो हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सही से मैप नहीं होने की वजह से वो रिक्वेस्ट फेल टू रीड रिक्वेस्ट ऐसा करके मैप नहीं हो रही, क्योंकि ये वैल्यू है ये वो इनम में कभी भी मैप नहीं होगी फास्टर एक्सएमएल की वजह से। तो ये आपका क्या होगा, रेदर जो जावा एक्स वैलिडेशंस है वो वैलिडेशंस रन होने से पहले ही, कंट्रोलर से पहले ही, कंट्रोलर में जब आपका ये आपका क्रिएट ऑब्जेक्ट मैप होगा उससे पहले ही चेकसन की एरर आ जाएगी। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक्सेप्शन हैंडल कर रखी है, सेंट्रल एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो उसकी वजह से इस तरीके का फेल टू रीड रिक्वेस्ट करके एरर मैसेज आ जाएगा। ओके, तो ये आपकी जो भी रिक्वेस्ट है उसको रीड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस तरीके की वैल्यू उस एनोटेशंस में मैप नहीं हो पाएगी। तो अब हम यहाँ पे डालते हैं एडमिन। तो एडमिन आपका अलाउड है। ओके, और
एम्प्टी आपका अलाउड नहीं है, क्योंकि ये फिर वापस एम्प्टी है, उस रोल ऑब्जेक्ट में मैप नहीं हो पाएगी। और जब मैं इसको नल पास करूँगा तो ये हमारा मस्ट बी नॉट नल। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जावा एक्स वैलिडेशन से पहले स्प्रिंग चल रहा है और वो इस इनम में रॉन्ग वैल्यू मैप करने नहीं दे रहा है। अब हमें देखना है कि हमारा जो कस्टम एनोटेशन है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें से कोई एक रोल कम कर देते हैं। ठीक है, सो हमने यूजर रोल के लिए किया है केवल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रोल की वैल्यू है उसमें एडमिन पास करेंगे। ओके, सो इसकी अदर वैल्यू कोई भी क्यों नहीं पास हो रही है, और उसमें पहले ही एक्सेप्शन आ रही है क्योंकि स्प्रिंग बूट में फास्टर एक्सएमएल जैसे ही ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो जो इनम है उसमें उस तरीके की कोई वैल्यू मैप नहीं कर पा रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे ये रोल, और अब हमने जो भी किया था मैसेज, वो मैसेज आ गया है, रोल शुड बी एडमिन और इनम। और ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये रॉन्ग मैसेज टाइप कर रखा है, अभी हमने वैल्यू चेंज कर दी, तो ये हमारा होना चाहिए रोल शुड बी यूजर। ये मैसेज हम जैसे ही चेंज कर देंगे हमारी मैसेज डॉट प्रॉपर्टी फाइल्स में, तो जैसे ही हमने मैसेज डॉट प्रॉपर्टी में ये चेंज किया और वापस रिक्वेस्ट हिट की, तो ये हमारा चेंज हो गया। ओके, सो ये आ गया, और ये मैंने ई एन वाली में किया है। और यहाँ जैसे ही मैं एक्सेप्ट लैंग्वेज ये चेंज कर देता हूँ, ये हेडर हटा देता हूँ मैं, और अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई दूसरी लैंग्वेज भेजता हूँ, ई एस। ओके, तो ये वाला मैसेज आ रहा है आपका। सो दैट्स ऑल, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एंड वी विल लर्न मोर ऑन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।